हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कम्युनिकेशन जो यूजीसी नेट जेट और हायर लेवल के टीचिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज तीसरी क्लास करेंगे जिसके अंदर सीखेंगे 15 से अधिक मॉडल। क्या होंगे संचार के वो सिद्धांत जिसके अंदर एरिस्टोटल, सैमन वेबर, बर्लो एंड सरमन्स के वो इंपॉर्टेंट मॉडल की चर्चा करेंगे जहां से एवरी ईयर एक क्वेश्चंस आता ही आता है। आज हम लोग सीखेंगे लीनियर मॉडल जो जनरली सैमन वेबर, लेसल, एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया, मतलब इन लोगों ने इसके ऊपर काम किया। इसके साथ इंटरैक्टिव मॉडल्स की भी चर्चा करेंगे, ट्रांजैक्शनल मॉडल और कुछ स्पेशल मॉडल की भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा क्योंकि ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में एक क्वेश्चंस आना लगभग तय होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझना होगा कि आखिर ये मॉडल होता क्या है। आसान भाषा में समझें तो मॉडल का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को समझने से पहले आप उसको एक पिक्चोरियल रूप में रोड मैप तैयार करना। एक एग्जांपल से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले गूगल मैप में जाकर आप एक वर्चुअल डिस्टेंस को देखने की कोशिश करते हो और एक रूट मैप करते हो और उसके बेसिस पे अपने कॉपी में एक फॉल्स डिस्टेंस और फॉल्स रास्ते को लिख लेते हो। तो यही वो तरीका है जिसे हम लोग मॉडल कहते हैं। कहने का मतलब कि आप जब भी कोई कॉम्प्लेक्स काम करना होता है उसको आसानी से समझने के लिए अपने शब्दों में, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे मॉडल कहते हैं। कम्युनिकेशन एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, तो ऐसे में इसके हर एक प्रोसेस को समझने के लिए कई शिक्षाविदों ने कई अलग अलग मॉडल बनाए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस मॉडल में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है पहले ये जान लीजिए, तब हम लोग मॉडल स्टार्ट करेंगे। मॉडल में आपको हमेशा उस मॉडल के क्रिएटर का नाम पूछा जाता है। अलग अलग मॉडल, कौन सा मॉडल कब डेवलप हुआ, इसकी हायरार्की पूछी जाती है। उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, उस एलिमेंट का क्या सीक्वेंस है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने सारे मॉडल कराने के बाद लास्ट में सारे मॉडल का एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है, जिसको आप याद कर ले तो 100% क्वेश्चंस पकड़ में आएंगे। तो जनरली मॉडल को हम लोग 3 अलग अलग टाइप में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला मॉडल हम लोग लेते हैं जिसे लीनियर मॉडल कहते हैं, यानी एकदम सीधा, यानी सिर्फ एक तरफ से आप जा सकते हैं, इसीलिए इसे वन वे मॉडल भी कहा जाता है। यानी इस मॉडल के अंदर फीडबैक नाम की चीज नहीं होती, यानी जैसे टीवी वगैरह में आप बातें सुनते होंगे, है ना, तो आप सिर्फ वहां से न्यूज सुनते हो, आप कोई फीडबैक नहीं देते, वहां से सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते हो। दूसरा होता है इंटरैक्टिव मॉडल। इंटरैक्टिव मॉडल के अंदर हम लोग टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे जब आप मोबाइल फोन में किसी से बात करते हो तो ये इंटरैक्टिव मॉडल के अंदर आता है। तीसरा होता है ट्रांजैक्शनल मॉडल, यानी दोनों सेंडर और रिसीवर एक साथ साइमल्टेनियसली बातचीत करते हैं, यानी है ना, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, दोनों एक साथ होते हैं। यहां पर फीडबैक भी शेयर करते हैं और इसी फीडबैक के साथ हम अपने कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अब हम लोग सबसे पुराने मॉडल एरिस्टोटल मॉडल को देखेंगे। यह मॉडल 384 टू 322 बीसी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। यह उस समय का है जब आज के जो उन्नत किस्म के जो संचार मॉडल हैं हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। उस समय लोग खड़े होकर भाषण देते थे और सारे लोग उसको सुनते थे।
तो एरिस्टोटल ने इसको एक मॉडल के रूप में और इसे और सिंथेसाइज और इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ तरीके ढूंढे। उसी तरीके को हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया, 5 एलिमेंट उन्होंने दिए, जिसमें सबसे पहला आता है स्पीकर, फिर स्पीचेस, फिर ओकेजन, फिर ऑडियंस एंड इफेक्ट। ध्यान में रखिएगा, पहला स्पीकर, दूसरा स्पीचेस, तीसरा ऑडियंस, चौथा ओकेजन एंड पांचवा इफेक्ट। अब इन पांचों का अपना इंपॉर्टेंस होता है। अब यहां स्पीकर कौन होता है? स्पीकर बोलने वाला होता है, यानी जो भी बोलता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हूं। स्पीच किसको कहते हैं? स्पीच होता है जो चीज आप बोलते हो। जैसे मैं अभी एरिस्टोटल मॉडल के बारे में कह रहा हूं तो ये हमारा क्या है? स्पीचेस है। यानी ये पूरा क्लास जो है एक स्पीच है। अब स्पीचेस जो होता है हमेशा ओकेजनल होता है। ओकेजनल का मतलब एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ही बोला जाता है। जैसे हम लोग यूजीसी नेट, जेट और हायर लेवल के टीचिंग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ये उस ओकेजन को लेके है। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑडियंस का। कहने का मतलब जब कोई स्पीकर अपने स्पीचेज को किसी ओकेजन में बोलता है तो सुनने वाला ऑडियंस होता है। जैसे आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग इसे क्या कर रहे हैं? अपने नॉलेज को बढ़ाने में प्रयोग कर रहे हैं, तो आप लोग ऑडियंस हुए। और लास्ट होता है इफेक्ट, कि हमारे स्पीच का आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। तो अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सारा नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, तो आप अपने यूजीसी नेट या कोई भी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये क्वालिफिकेशन जो हुआ आपके लिए इफेक्ट का काम करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो मॉडल है इसमें मैं बोल रहा हूं, यानी मैं बोल रहा हूं, सामने जो है वो कोई सुन नहीं रहा। मतलब आप लोग सुन रहे हो, आप लोग कोई फीडबैक नहीं दे पा रहे हो, यानी ये वन वे हो गया। जबकि टीचिंग जो होती है वो टू वे होनी चाहिए। अब समझिएगा ध्यान से, तो इसीलिए जो एरिस्टोटल का मॉडल है इसको हम लोग वन वे कम्युनिकेशन के रूप में यानी लीनियर मॉडल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली इस मॉडल को बना ही गया था पब्लिक स्पीकिंग को जनरली फोकस करने के लिए, यानी रियोट्रिक जो कल्चर है उसको पता करने के लिए कि हाँ किस प्रकार का कल्चर डेवलप होता है इस तरीके के मॉडल से। जैसा मैंने बताया कि इस मॉडल के अंदर कोई फीडबैक नहीं होता। तो ध्यान में रखिएगा, ये सबसे पुराना मॉडल है और इसका डेट 384 टू 322 बीसी में आया हुआ था। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मॉडल की ओर बढ़ते हैं, और ये मॉडल तो बहुत खास है। उन्होंने 5 एलिमेंट दिया था एरिस्टोटल ने। तो लॉसवेल मॉडल जो है, जो 1948 के अंदर आया है, समझ रहे बात को, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला मॉडल यही है। इसके अंदर 5W फॉर्मूला दिया गया। अब बात यह है कि आखिर ये 5W फॉर्मूला में 5W का क्या मतलब है? तो पहला W का मतलब हु, दूसरा है ना से व्हाट। हु मतलब कौन और क्या बोल रहा है, किस चैनल में बोल रहा है, किसको बोल रहा है, और क्या इफेक्ट हुआ जहां बोला। आई होप थोड़ा एग्जाम्पल से बताऊंगा तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे पहले W का मतलब हु, यानी ये हमेशा स्पीकर को दिखाता है, यानी कौन बोल रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे भारत के पीएम अगर मान लो कुछ बोल रहे हैं तो हु का आंसर क्या हो जाएगा? पीएम, प्रधानमंत्री। अब वो
जब हु चल गया तो व्हाट, यानी वो क्या बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, मान लो वो कुछ बोल रहे हैं वोकल फॉर लोकल, कहने का मतलब आप लोकल चीजों को क्या करिए, उसके बारे में बात करिए, उसको प्रयोग करिए, उसमें वोकल रहिए। अब मामला है कि कहां, किस चैनल में, क्योंकि चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चैनल क्या होता है, या तो टीवी पे बोलते होंगे या फिर रेडियो में। तो ये सब क्या हो गया, चैनल हो गया। और इसी चैनल के तहत वो व्हाट का आंसर देते हैं। और जब ये देते हैं तो टू हुम, किसको देते हैं, तो सामने कौन होते हैं, सामने वो सारे इंडियन सिटीजन होते हैं जो इस बात को सुनते हैं। इससे इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट ये आएगा कि सारे के सारे सिटीजन जो इस बात से इंप्रेस होंगे वो लोकल प्रोडक्ट को खरीदेंगे और लोकल प्रोडक्ट को या लोकल प्रोडक्ट बेचने वाले लोगों को सपोर्ट मिलेगा। तो अब बात है कि आखिर ये किस टाइप का मॉडल है, क्या ये लेवी लीनियर है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि जब उन्होंने कहा तो क्या सामने वाला कोई फीडबैक दिया उस ड्यूरेशन में, तो डायरेक्टली तो नहीं दिया। तो ये भी लीनियर के अंदर आएगा, यानी वन वे ही चलता है। जब भी आपको मास कम्युनिकेशन को एनालाइज करना हो तो आप इस लॉजवेल मॉडल जो 1948 में दिया गया था इसका प्रयोग कर सकते हैं। 5W को हमेशा याद रखिएगा। पहला है हु, दूसरा व्हाट, तीसरा चैनल, चौथा हुम एंड पांचवा इफेक्ट। यहां तीसरा चैनल है लेकिन सी से शुरू होता है, लेकिन यहां पे इसका मीनिंग होता है टू विच चैनल, है ना, और विच चैनल में W आ जाता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब जो मॉडल की चर्चा करेंगे ये सबसे खास है। बोलो क्यों खास है, क्योंकि इसे सारे मॉडल का मदर माना जाता है। बोलो क्यों, क्योंकि इसके बाद जितने भी कम्युनिकेशन के मॉडल आए वो सारे इसी से इंस्पायर थे। और ये मॉडल दिया था, ये दो लोग हैं, सैमन एंड वेबर। ये सैमन और वेबर कॉलेज के दिनों से ही दोनों फ्रेंड थे और ये इंजीनियरिंग जो दोनों उसी के स्टूडेंट थे। ये दोनों एक टेलीफोन कंपनी में काम करते थे और जब टेलीफोन कंपनी में काम करते थे तो जब एक दूसरे से जो बातचीत होता था फोन पे, तो उसके बीच में क्या प्रोसेस था, जो नॉइज आता था, प्रॉब्लम आता था, चाहे वो इंफॉर्मेशन के लेवल पे हो या ट्रांसमीटर के लेवल पे हो, चैनल के लेवल पे हो, यानी जो रिसीव करता है उस लेवल पे हो, और जहां तक पहुंचता है यानी जो आदमी उसको डिकोड करके जो उसको सिंथेसाइज करता है, यानी इंसान जिसे हम लोग डेस्टिनेशन कहते हैं, वहां तक। इन सब के बीच में एक नॉइज ऐसा था जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता था और इसी को सुलझाने में सैमन एंड वेबर ने काम किया और एक मॉडल दिया और इसी का नाम है सैमन वेबर मॉडल और ये आया था 1949 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है। यानी अगर कोई बोले कि किसने नॉइज कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, तो नॉइज कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले यही है सैमन एंड वेबर। इन्होंने, मैंने बताया 5 एलिमेंट दिया कि वो इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। इंफॉर्मेशन का सोर्स ही होता है सेंडर, जो इंफॉर्मेशन को भेजता है वहीं से इंफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। उसके बाद वो ट्रांसमीटर का जरूरत पड़ता है, यानी जब आपने कुछ बात सोचा तो आप क्या हो गए, इंफॉर्मेशन का सोर्स यानी सेंडर हो गए। और अब आप क्या करते हो, उस इंफॉर्मेशन को एक चैनल के तहत आगे भेजते हो। जैसे चैनल का काम कौन कर रहा है, या तो रेडियो कर रहा है या आपका मोबाइल फोन कर रहा है, तो वो क्या करता है, ट्रांसमीटर होता है, यानी वो इनकोडर होता है। अब वो किस मीडियम में जाता है, तो वो वेव के फॉर्म में जाता है ना, वेव ऐसे ऐसे जैसे साउंड वेव के फॉर्म में निकलता है।
अब जाता है, उसके बाद वो रिसीवर तक पहुंचता है, कहने का मतलब सामने वाला उसको रिसीव करता है। यानी आपका मोबाइल, मान लो अपने दोस्त के पास आपने फोन किया, तो आपके दोस्त का मोबाइल उसके लिए रिसीवर हो गया। अब उस सिग्नल को जो वेव के फॉर्म में जा रहा था, उसको वो फिर से ओरिजिनल जो एनकोडर जो अपने वॉइस को भेजा था वैसा वॉइस में कन्वर्ट किया, और फिर से वो आपके दिमाग तक पहुंचा और आपने उसको क्या किया, जान लिया। लेकिन इसी बीच में नॉइज जो है वो इंटरफेयर करता है। अब यहां भी ध्यान से देखिएगा, ये जो मॉडल है ये भी मॉडल लीनियर मॉडल के अंदर ही आता है। क्यों? क्योंकि यहां पे भी हम फीडबैक जो होता है वो नहीं लेते। कहने का मतलब जैसे फीडबैक का यहां क्या मीनिंग क्या हुआ, जरा समझिएगा एक बात को, कि यहां पे फीडबैक मैकेनिज्म, यानी आपने जब कुछ कहा तो उसने फिर कुछ कहा, वो आपको बताया कि आवाज नहीं आ रहा है, तो आप यहां पे अपने बात को कहा, सामने वाला ने उस बात को सुना। फीडबैक यहां पर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच में जो नॉइजेस थे उस नॉइजेस की वजह से प्रॉब्लम हुई। अब ये नॉइजेस क्या क्या हो सकता है, जैसे आपके अगल बगल में मान लो कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वो नॉइज कहीं ना कहीं आपके जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉब्लम क्रिएट किया। दूसरा, नेटवर्क इशू हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल। तो इस तरीके से ये सारी चीजें देखने को मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसे SMCR मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल 1960s में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला है, सबसे ज्यादा रिपीटेड यही माना जाता है। आप देखोगे हर एक साल आता है। इसे बैरलोज ने दिया था। SMCR का मतलब सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। ये चार इसके अंदर एलिमेंट हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। यही इसका स्ट्रक्चर है। यानी सबसे पहले जहां से वो स्टार्ट होता है इंफॉर्मेशन, दैट इज सोर्स, फिर वो मैसेज बन जाता है। मैसेज करने का मतलब एक इंफॉर्मेशन बन गया। अब वो इंफॉर्मेशन एक चैनल के तहत, और चैनल क्या हो सकता है? हवा हो सकता है, कोई मीडियम हो सकता है, उस ये टीवी है, मोबाइल है, इस ये चैनल हो गया, और फिर रिसीवर तक पहुंचता है। ये इस मॉडल की खासियत क्या है कि इस मॉडल के अंदर फीडबैक नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। यानी ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन एनालिसिस करने के लिए फेमस, ये मॉडल बहुत फेमस है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब बोलोगे ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये वो मॉडल है जिसमें फीडबैक नहीं होता है, लेकिन फेस टू फेस कम्युनिकेशन इसके माध्यम से करते हैं। अब ये SMCR जो है, इस SMCR में सबका मतलब समझिएगा। पहला बताया था मैंने सोर्स। सोर्स का मतलब जहां से ये स्टार्ट होता है, इसका क्या रोल है समझिएगा। ये एलिमेंट के कौन कौन से वो मेजर कंपोनेंट हैं, ध्यान समझिएगा। यानी ये सोर्स है वो कम्युनिकेशन के स्किल पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब आप क्लियरली बोल रहे हैं, सामने वाला उसको इजीली समझेगा, है ना। मीनिंगफुल बातें बोलते हैं, आपको बोलने का तरीका कैसा है, कितना क्लियरिटी है उसके अंदर। दूसरा, एटीट्यूड, यानी आप क्या समझते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मॉडल बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आप पॉजिटिवली सोच लिया कि नहीं ये तो समझ में ही नहीं आएगा, तो ये हमारा एटीट्यूड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जबकि यह है बहुत आसान, तो मैंने इससे कहा कि ये बहुत इजीली समझ में आएगा, यानी हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया। ये यानी आपके सोच को दिखाता है। और तीसरा, नॉलेज, यानी जब भी आप इफेक्टिव बोलना चाहते हैं, सोर्स के रूप में अगर इफेक्टिवली बोलना चाहते हैं, तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ये नॉलेज जो है वो सोशल सिस्टम के बेसिस पे अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई अलग अलग सोशल समाज में रहने वाला लोग का जो भाषा होता है या उनके जो शब्द होते हैं उसका मतलब होता है थोड़ा थोड़ा अलग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कल्चर। तो यही वो 5 कंपोनेंट हैं जो सोर्स को ऑथेंटिक
और पावरफुल बनाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सोर्स, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन सोर्स से निकलेगा वही इंफॉर्मेशन तो रिसीवर तक पहुंचेगा, है ना। तो सोर्स को नॉलेज को अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उसको सोशल सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए, कल्चरल वैल्यूज पता होगा, उसका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। जब ये सोर्स, समझिएगा, जब ये सोर्स से साउंड निकला तो दूसरा पहुंचता है मैसेज के अंदर। अब मैसेज जब वो बनता है, यानी जो आपके अंदर जो थॉट था वो अब मैसेज के रूप में, वर्ड के रूप में, लाइन के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो ये कैसा लाइन बनाए हो उसके कंटेंट से पता चलेगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आपने जोड़े हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको कोड आपने कैसे किया है, ये मैसेज के अंदर आपको क्वालिटी को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। अब वो एक चैनल के तहत आगे ट्रांसफर होता है। जैसे अगर देखने वाला है तो वो सीइंग, हियरिंग, सुनने वाला बात होगा तो हियरिंग वो चैनल होगा। टचिंग, अगर छू के देखने वाला, जैसे मान लो कि गर्म है, ठंडा है, तो छू के आप देख सकते हो। स्मेलिंग, अगर कुछ सूंघने वाला है तो आप सूंघ के बता सकते हो कि कैसा है, तो उस बेसिस पे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। और टेस्टिंग, चख के आप देख सकते हो। और लास्ट होता है SMCR में रिसीवर। रिसीवर भी जो होता है वो सोर्स के जैसा होता है। बोलो क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई मैसेज दिया, यानी कोई सोर्स मैसेज दिया, तो रिसीवर के पास भी स्किल्स होने चाहिए, तभी तो उस मैसेज को वो डिकोड कर पाएगा। उसका भी एटीट्यूड जो है वो डिपेंड करेगा कि हमने वो जो मैसेज दिया उसको वो कैसे डिकोड करेगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपका नॉलेज जो होगा वो हमारे जो शब्दों को समझने के लिए पर्याप्त होगा, तब जाके ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आएगा और आप इजीली कोई चीज को सीख पाएंगे। यानी नॉलेज वगैरह सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था बर्लो का SMCR मॉडल। ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जाम में ये आपको बार बार पूछा गया है। हाँ, इसके अंदर ये 4 कंपोनेंट, S मतलब सोर्स, M का मतलब मैसेज, C का मतलब चैनल, एंड R का मतलब क्या होता है, रिसीवर। यही 4 चैनल से जाता है। बर्लोस के मॉडल में फीडबैक का कोई जगह नहीं होता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब सरमस मॉडल क्या था? सरमस मॉडल जो है वो 1954 में दिया गया। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये पहला इंटरैक्टिव मॉडल है। ये पूरे मॉडल में पहला मॉडल है जो इंटरैक्टिव मॉडल के रूप में आता है। और पहला ऐसा समय आया जब हमने फीडबैक को इंट्रोड्यूस किया, यानी ये एक सर्कुलर प्रोसेस का यूज, हमने यहां सर्कुलर प्रोसेस पहला यूज किया कि आपने कुछ बात किया, सामने वाले ने सुना, फिर आपको वो कुछ फीडबैक दिया, फिर आपने ठीक किया, फिर बात किया, और इस तरीके से कम्युनिकेशन टाइम टू टाइम लगातार चलते रहता है। आइए इसके सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे एक होता है सेंडर जो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है, और दूसरा होता है रिसीवर जो उसको रिसीव करता है। अब इसके बीच में समझिएगा कि जैसे ही रिसीवर किसी मैसेज को रिसीव करेगा, अब वो फीडबैक देगा किसको, सेंडर को। सेंडर जो है फिर से अपने कम्युनिकेशन में उसके अकॉर्डिंग कुछ बातें करेगा, और फिर से वो रिसीवर के पास आएगा, और फिर से रिसीवर भी कुछ फीडबैक देगा। यानी दोनों एक दूसरे को फीडबैक देते रहेंगे और कम्युनिकेशन कंटिन्यू होते रहेगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुआ कि दोनों के बीच में एक अनुभव क्षेत्र डेवलप हो जाता है। कहने का मतलब दोनों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं। कहने का मतलब, जैसे अगर मैं बात करूं कि कैसे हम लोग एक अच्छा खाना बना सकते हैं, अब मैं आपको खाना बनाने की तरीके बता रहा हूं। अब अगर आपको भी खाना बनाने की कुछ तकनीक पता है, तो वो इंफॉर्मेशन और
जो मेरे पास है, कुछ इंफॉर्मेशन दोनों के पास कॉमन है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मसाले हैं, इंग्रेडिएंट हैं, दोनों हम लोग उसके बारे में जानते हैं, तो ये क्या हो गया, इसी को कहते हैं फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। यानी सरमन्स मॉडल जो 1954 में आया, इसीलिए इसको इंटरैक्टिव बोला गया, क्योंकि यहां फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात थी। तभी सामने वाला हमारे बात को ध्यान से समझ पाता है और कम्युनिकेशन कंटिन्यू होते रहता है। कभी कम्युनिकेशन एंड नहीं होता, एक लूप के अंदर चलते रहता है। जैसे आप कोई दो लोग दोस्त अगर बात करते हो तो देखते होगे कि जब आप बात करते होगे तो आपका दोस्त सुनता होगा और फिर वो कुछ नया बात बोलता होगा, फिर आप कुछ बोलते होगे, फिर वो बोलता होगा, फिर आप बोलते होगे, फिर वो बोलता होगा, एक प्रोसेस हो। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, यानी दोनों में कुछ कॉमन पाया जाता है। यानी जब भी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात आएगी तो वो सरम्स मॉडल के बारे में ही बात करता होगा। समझिएगा, जैसे ये मान लो, जैसे एग्जांपल के लिए समझिएगा। अच्छा, आगे चला गया। कहां चला गया? जैसे मान लो एक आदमी ए है और एक आदमी ये बी है। अब ये मान लो किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस सी के बारे में जो जब बातें करता होगा ये ए, तो बी के पास भी पहले से कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन होगा सी के बारे में, और इसी कॉमन इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यानी अनुभव का क्षेत्र, है ना। जैसे अगर मान लो आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो और मैं बात करना शुरू करूं मूवियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो बोलोगे भाई क्या सर बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज कॉमन है ही नहीं। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है सरम्स मॉडल के, जिसे हम लोग इंटरैक्टिव मॉडल के नाम से जानते हैं। और ये वो मॉडल है जो टू वे कम्युनिकेशन को क्या करता है, बताता है। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। बिल्कुल। अगला मॉडल है ऑसगुड सरमन्स मॉडल। ऑसगुड और सरमन्स ने मिलकर 1954 में बनाया। उन्होंने इस सर्कुलर मॉडल को क्या बताया कि पहले मैसेज होता है, वो मैसेज इनकोडर डिकोडर के पास जाता है या डिकोडर इनकोडर के पास जाता है, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने के बाद फिर फीडबैक होता है और फिर वो मैसेज और एक सर्कुलर प्रोसेस ऐसे वो बनाते रहता है। ठीक है। यानी नो सेंडर या रिसीवर दोनों जो होते हैं वो इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं, यानी बोलने वाला भी बोल रहा है, सुनने वाला सुन के और वो भी बोल रहा है, दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। इसीलिए ये भी इंटरैक्टिव मॉडल के अंदर ही आता है। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल होता है। इसमें भी सिंपल फीडबैक होते हैं और ऑसगुड सरमन्स में दोनों इनकोड और डिकोड साइमल्टेनियसली एक साथ होते रहता है। अब न्यूकॉम एबीएक्स मॉडल बोलते हैं जो 1953 के अंदर आया। अब ये सारे मॉडल जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं आते, हाँ बेसिक चीजें याद रखिएगा। जैसे इसका कंसेप्ट जनरली कम्युनिकेशन फॉर बैलेंस या इक्विलिब्रियम को लेके लाया गया था। जैसे यहां ध्यान से देखिएगा, तो जैसे एक कोई ए आदमी है और एक बी आदमी है और किसी सी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है ना। तो इस प्रकार का जब मॉडल जो हम लोग बात करते हैं उसी के मॉडल में बात किया था न्यूकॉम्स एबीएक्स मॉडल में। इसलिए इसको एबीएक्स मॉडल कहते हैं। दो अलग अलग लोग होते हैं और किसी तीसरे टॉपिक के बारे में वो लोग बात करते हैं। जैसे मान लो ए आप हो और बी आपका फ्रेंड है और एक्स, आप दोनों पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हो। तो अगर ए और बी दोनों एक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो अपना अपना कोई ओपिनियन रखेंगे। अगर वो दोनों सेम ओपिनियन बात रखते हैं तो बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम में है या बैलेंस है, और डिफरेंट ओपिनियन होगा तो कम्युनिकेशन करके उसे बैलेंस करने की कोशिश करेगा। नहीं होता है कि आज बोलो एक आदमी बोले नहीं भाई ट्रंप जो है ना पागल हो गया है, तो दूसरा दोस्त बोलेगा देखो भाई हाँ सही बोल रहा है। अगर ये दोनों मान गए एक बात को लेके तो क्या हो गया, बैलेंस कम्युनिकेशन हो गया। और एक नहीं मान रहा है तो वो बोलेगा ना, अपना बात रखेगा कि नहीं देखो भाई
ये टर्म जो है ना पागल हो गया है, लेकिन कोई भी आदमी अपना एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए तो ये काम करता ही करता है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ सर्वाइवल का थ्योरी जब दिया गया था तो ये यही बताया गया था कि आपको अगर जिंदा रहना है तो आपको खतरा से मोल लेना पड़ेगा। तो ऐसा करके कुछ ऐसे पॉइंट पर आओगे जहां पे दोनों क्या हो जाएंगे, सहमत हो जाते हैं। यानी ये भी एक इंटरैक्टिव मॉडल के अंदर आता है, यानी कोओरिएंटेशन यानी समान अभिविन्यास पे ये फोकस होता है। जब भी आपको सोशल साइकोलॉजी हो, इंटरपर्सनल रिलेशन हो, इसका यूज करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी जब भी एबीएक्स मॉडल की बात करेंगे तो दो लोग होंगे, किसी तीसरे पे बात करेंगे, और अगर वो मान गए तो वो बैलेंस हुआ और नहीं माने तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। उसी तरीके से वेस्ले मैकलैन मॉडल भी है जो 1957 में आया। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट एकदम मत भूलिएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसमें यह होता है कि कोई इवेंट एक्स होता है, उसको एडवोकेट करता है कोई ए किसी चैनल के माध्यम से, और वो बात फिर ऑडियंस बी तक पहुंचता है, फिर ऑडियंस बी फीडबैक देता है, फिर से वो इवेंट फिर एडवोकेट करेगा उसको, फिर वो चैनल के साथ फिर वहां तक पहुंचेगा ऑडियंस तक, और ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है। यानी इस पूरे मॉडल के अंदर एक नया चीज का इनोवेशन किया गया था, वो था गेट कीपर कंसेप्ट का। क्या किया गया था, गेट कीपर कंसेप्ट के बारे में बताया गया था। अब बोलोगे गेट कीपर कंसेप्ट का रोल क्या था, यह था कि यह इंफॉर्मेशन को सबसे पहले फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद यह डिसाइड करता है कि क्या पब्लिश करना है और किस इंफॉर्मेशन को पब्लिश नहीं करना है। यानी मैसेज के फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। यानी ये दोनों तरीके से हो रहा है, तो ये भी इंटरैक्टिव के अंदर आता है। जब भी आप जर्नलिज्म, मास मीडिया से संबंधित बात करोगे तो ये जो वेस्ले मैकलिन मॉडल जो है वो बहुत इफेक्टिव माना जाता है। यानी जब भी गेट कीपर मॉडल प्रोसेस की बात करोगे तो वेस्ले मैकलिन मॉडल जो है वो पहले आ जाता है। आई होप कि आप ये चीज को बहुत इजीली समझ रहे होगे। एक है डेंसेस हेलिकल मॉडल, 1967 के अंदर दिया गया था, और ये कहता है कि इसमें जो कम्युनिकेशन होता है उसमें स्पाइरल ग्रोथ होता है। कहने का मतलब जहां से कोई इंफॉर्मेशन शुरू होता है ना, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं हम उस इंफॉर्मेशन का, फिर रिस्पॉन्ड, फिर फीडबैक, और इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन धीरे 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 मैच्योर होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कम्युनिकेटर जो होते हैं एक दूसरे से इंटरैक्ट, जैसे डिबेट। डिबेट क्या होता है कि जब आप कुछ बातें कर रहे हो, कोई और बातें कर रहा है, और इस तरीके से देखोगे कि धीरे 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 वो हेलिकल यानी छोटी बात से शुरू हुआ लेकिन एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन के रूप में वो डिबेट खत्म होता है। यानी कम्युनिकेशन जो होता है बढ़ते 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 जाता है। यानी देखोगे ना कि दो लोग बात शुरू किया और कर रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, कोनो हार मारने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, ये अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है, सामने वाला अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इस प्रकार से मॉडल को हम लोग बोलते हैं डेंस हेलिकल मॉडल, और ये स्फेरिकल ग्रोथ को दिखाता है। ये कभी एंड नहीं होगा, हमेशा एक्सपैंड होते रहता है। उसी तरीके से जैसे स्पाइरल में ऐसे ऐसे बॉल घूमते रहता है ना, तो ऊपर का सर्कल धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो। टोर्नेडो देखो ना, नीचे बहुत छोटे से स्टार्ट होता है और धीरे 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 वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। यानी अगर इसके कुछ की पॉइंट की बात करोगे तो इसमें क्या मिलेगा कि जो कम्युनिकेटर होता है उसका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होता है वो उसके फ्यूचर कम्युनिकेशन को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। इससे नॉलेज एक्यूमुलेशन बहुत अच्छे से होता है। आप जितना ज्यादा कम्युनिकेट करोगे उतना ज्यादा आप धीरे धीरे बेटर हो जाओगे। इसीलिए इसको हम लोग ट्रांजैक्शनल मॉडल कहते हैं, क्योंकि यहां फेस टू फेस बात हम लोग करते हैं। ये सही मायने में बोले तो डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर देखियो ना, वैसे ये दोनों चलते हैं। जैसे एक इसको ऐसे मोड़ के ऐसे मुड़ता है ना, आपने देखा होगा कि एक डीएनए ऐसे से चलता है तो दूसरा वाला इसको ऐसे ऐसे क्या करता है, घुमा देता है, एक हेलिक्स बनाता है।
तो ये दो जो कम्यूटेटर एक दूसरे से इसी डीएनए हेलिकल की तरह आगे क्या करते हैं, बढ़ते रहते हैं। जब भी डांस मॉडल की बात करोगे तो हेलिकल और स्पाइरल मॉडल के साथ इसको कनेक्ट करके देखिएगा, है ना। बर्नौलीज ट्रांजैक्शनल मॉडल 1970 के अंदर दिया गया था, ठीक है। इसका की कंसेप्ट क्या होता है, ये कहता है कि कम्युनिकेशन जो है वो सिमुलेटेनियस ट्रांजैक्शंस को करता है। सिमुलेटेनियस ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या हुआ, यानी कॉपी पेस्टिंग। जैसे एग्जांपल समझिएगा, कोई एक पर्सन ए है ना, कोई एक पर्सन ए है, वो पब्लिक या प्राइवेट में, पब्लिक में या बिहेवियरल ऐसी बातें करता है पर्सन बी के साथ, और वो एक दूसरे को उसके बाद वो क्या करता है, डिकोड करता है। यानी एक बात वो बोल रहा है, दूसरा बात ये बोल रहा है। यानी इसमें 3 क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है पब्लिक क्यूज, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, यानी आप किस रूम में बैठे हैं, आप किस पोजीशन में बैठे हैं। दूसरा प्राइवेट क्यूज, इंटरनल होता है, जैसे थॉट्स है, फीलिंग्स है। और बिहेवियरल क्यूज जिसके अंदर एक्शंस होते हैं, जैसे आपकी जेस्चर्स का प्रयोग करते हैं बात करते समय, है ना, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, ये सारी चीजें होती है। यानी दोनों साइमल्टेनियसली सेंडर और क्या होते हैं, रिसीवर होते हैं। एक बोल रहा है, दूसरा, यानी एक साथ साइमल्टेनियसली बोलते हैं। इसमें कोई लीनियर सीक्वेंस नहीं होता कि हमने बोला फिर तुम बोलोगे, नहीं, एक ही साथ बोलना शुरू कर देते हैं। यानी मल्टी लेयर कम्युनिकेशन होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, कॉन्टेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ट्रांजैक्शनल टाइप का होता है। आई होप समझ में आया कि नहीं आया जी। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन रख लीजिए। जैसे वाइट्स मॉडल था, ये भी गेट कीपर स्टडी 1950 के अंदर था, जिसमें एडिटर जो होता है वो गेट कीपर होता है। ये न्यूज सिलेक्शन प्रोसेस में इसका यूज करते हैं। हॉलैंड्स मॉडल था, ये 1953 के अंदर जो येले अप्रोच के रूप में इसे डेवलप किया गया। इसमें हु सेज टू हुम, ये वाला कंसेप्ट जानते हो, हु सेज टू हुम, यानी किसने, क्या और किसको, ये बात इसमें ध्यान रखा जाता है। यानी जो कम्यूटेटर होता है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या मैसेज क्या उसको देना है, कंटेंट क्या है और किसको देना है, ऑडियंस को देना है। यानी एटीट्यूड चेंज को ये क्या करता है, फोकस करता है। और भी है जैसे कार्ड्स, है ना, लेजर्सफील्ड मॉडल्स, ये 2 स्टेप्स फ्लो मॉडल होता है। ये 1955 के अंदर आया हुआ है। इसमें मास मीडिया जो होता है, उसके बाद ओपिनियन लीडर्स होते हैं और फिर जनरल पब्लिक होते हैं। कहने का मतलब मास मीडिया में कोई बात आया, फिर किसी लीडर ने अपना ओपिनियन रखा उसके बारे में, और फिर उसके बाद जनरल पब्लिक उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कोई मान लो कि इसरो ने कुछ लॉन्च किया, तो लॉन्च किया तो मास मीडिया में बातें आ गई। अब कुछ लोग उसके बारे में क्या करेंगे, ओपिनियन देंगे, और उसके बाद जो जनरल पब्लिक इसके ऊपर रिएक्शन देती है।